अस्सलाम वालेकुम। हाँ जी बच्चों, क्या हाल है आपका? ठीक हो? चलिए, अब तो हमारा व्हाट्सएप ग्रुप भी बन गया है। उसमें जो बच्चियां ऐड नहीं है, कोई बात नहीं, मैं उनको ऐड कर लूँगी, कोई फिक्र की बात नहीं। आपने अपना जो कमेंट्स है वो आपने उसके यूट्यूब के उसके नीचे दिया करें, और बल्कि हर बच्ची जो है वो ज़रूर दिया करे। अगर किसी को प्रॉब्लम है तो चले, वो एक अलग बात है। और लेकिन अगर जो आपके प्रॉब्लम हुआ करे ना कि मिस हमें ये समझ नहीं आई या मिस हमें ये नहीं, तो वो आप मुझसे जो हमारा व्हाट्सएप ग्रुप बना है ना बेटा, उस पे आप पूछ लिया करो। उस पे आप मुझसे पूछ लिया करें कि मिस हमें ये समझ नहीं आया, या हम ये कोई भी बात है, हम वो अपनी बात जो हमारी अपनी क्लास की बात होगी ना, वो हम उस पे डिस्कस कर लिया करेंगे। ठीक है। अब बेटा जो आज का हमारा टॉपिक है वो है मुकम्मल मुकाबले के तहत फर्म और सनत का खत्ते रसद अखज़ करना। ये इस चैप्टर का सबसे इम्पोर्टेंट जो है वो टॉपिक है। ये टॉपिक आपका एक दिन में कंप्लीट नहीं होगा, इसमें हमारे 2 से 3 लेक्चर हमारे इसमें जाएंगे। टाइम की कोई बात नहीं है, जितना ये इम्पोर्टेंट है तो मैं चाहती हूँ कि आपका इसमें जो है बहुत ये क्लियर हो। यानी ये क्वेश्चन समझे आप 100% तकरीबन ये सवाल आता है। अब देखने, अब उन्होंने पूछा जी मुकम्मल मुकाबले के तहत फर्म और सनत का खत्ते रसद अखज़ करना। फर्म का भी है और फिर आपका सनत का भी है, यानी आपकी फर्म का और फिर आपकी इंडस्ट्री का हो जाएगा। अब हम सबसे पहले इसमें हम करते हैं मुकम्मल मुकाबला के तहत अरसा कलील में फर्म का खत्ते रसद अखज़ करना। मुकम्मल मुकाबला के तहत अरसा कलील में फर्म का खत्ते रसद अखज़ करना, ये आपका आज का पहला टॉपिक है, फर्म का खत्ते रसद अखज़ करना। अब देखिए, जब आपसे उन्होंने कहा कि अरसा कलील में आपसे फर्म का पूछा है, तो सबसे पहले आपने अरसा कलील को बयान करना है कि अरसा कलील में इससे मुराद यानी ऐसी वक्त होता है अरसा कलील की जिसमें तो कोई नई फर्म कारोबार में दाखिल नहीं हो सकती और कोई पुरानी फर्म कारोबार को छोड़ के नहीं जा सकती। और हमने जैसे पूछा था कि अरसा कलील में जो फर्मों के हालात मुख्तलिफ होते हैं, वो जैसे हमने अपने लेक्चर में देखा था कि कोई फर्म अरसा कलील में गैर मामूली मुनाफा भी कमाती है, कोई फर्म मामूली मुनाफा कमाती है, कोई फर्म मामूली नुकसान उठाती है, और कोई फर्म जो है वो गैर मामूली नुकसान भी उठाती है। अब ये यानी आपके मुराद अरसा कलील हो गया, फिर फर्मों के हालात हो गए। फिर अब देखिए बात वो आपसे पूछ रहे हैं खत्ते रसद। खत्ते रसद से पहले सबसे पहले आपने रसद को बयान करना है कि सप्लाई आपकी होती क्या। आप कहेंगे कि किसी फर्म की रसद से मुराद इसकी पैदा करदा शय की वो मिकदार ली जाती है जिससे वो मंडी में मौजूदा कीमत पर फरोख्त करना चाहे। यानी 565 पेज के ऊपर आपका ये है कि ये आपकी इससे मुराद आपकी रसद है कि वो रसद जिसको फर्म जो है वो मौजूदा कीमत पर बेचना चाहे। अब हमारा जो खत्ते रसद इसके बाद आगे आएगा आपका, ये सिर्फ आपने पहले रसद को बयान किया कि रसद क्या होती है। अब जब हम मुकम्मल मुकाबले की सूरत में बयान कर रहे हैं, तो मुकम्मल मुकाबले की सूरत में तमाम फर्मों की मजमूई रसद और तमाम जो सार्फिन की मजमूई तलब के जो बाहमी तवाज़न से जो कीमत वजूद में आती है, वो कीमत ज़ाहिर है उस कीमत के ऊपर वो कीमत मुकर्रर होगी मंडी में। अब कोई फर्म जो है अपनी शय की पैदावार को कम करे या ज्यादा करे, अब वो जो कीमत मुकर्रर हो गई उस कीमत को वो मुतासिर नहीं कर सकेगी। क्यों? क्योंकि मुकम्मल मुकाबले के तहत फर्मों की कसीर तादाद होती है। हर फर्म के पास एक निहायत मामूली मिकदार होती है, दूसरी फर्मों के पास भी उतनी मिकदार होती है। यानी वो कोई फर्म ये नहीं कह सकेगी कि मैं कीमत ये लूंगी या मैं कीमत ये लूंगी। इनफरादी फेल से यानी शय की कीमत में इजाफा वो शय की कीमत में वो इजाफा नहीं कर सकती। अब जब हमने कहा है, अब देखें कानून रसद क्या है। कानून रसद ये कहता है कि अब जब शय की कीमत बढ़ेगी, यानी तमाम फर्मों की वजह से जब चीज की कीमत बढ़ेगी तो वो इजाफा करती है, और जब कीमत गिरेगी तो वो कमी करेगी। अब उन्होंने कहा है कि अब फर्म कम से कम पैदावार कहाँ पे पैदा करेगी, कम से कम पैदावार क्या पैदा करेगी, यानी हर फर्म कम अज कम कहाँ पे अपनी पैदावार खत्म करती है कि मैंने इतनी पैदावार करनी है। उसने कहा है कि यहाँ पे ये आएगा क्या कि जब
फर्म इस सूरत में मुतवाज़न हो कि उसकी मुख्ततम लागत का खत उसके औसत मुतगय्यरा खत के पस्तरीन नुक्ता को छू कर गुजरे, ठीक है, ये शर्त। या फिर ये शर्त आएगी कि जब मुख्ततम हासिल का खत MR औसत मुतगय्यरा लागत के खत ABC का ममास बन जाए, ये इस सूरत में वो मुतवाज़न होगी। क्यों? क्योंकि इस मिकदार पर फर्म अपने औसत मुतगय्यरा मसारिफ तो पूरे कर रही होती है, जबकि उसके औसत मुअय्यना मसारिफ पूरे नहीं हो रहे होते, ठीक है। अब ये कारोबार बंद करने से बेहतर है कि वो मुअय्यना मसारिफ तो उसने बर्दाश्त कर लिए, अब कारोबार को चालू रखना, कारोबार को जारी रखना उसके हक में बेहतर होता है, क्योंकि कारोबार बिल्कुल ना बंद हो जाए। अब अगर शय की कीमत उसकी उससे भी गिर जाए कि औसत मुतगय्यरा लागत भी उसकी पूरी ना हो रही हो, तो कि मुअय्यना मसारिफ के मुतगय्यरा मसारिफ की भी ना पूरी हो, तो फिर वो कारोबार बंद कर देती है, फिर वो कारोबार बंद करेगी। अब देखिए, हमने देखा था कि फर्म एक तो गैर मामूली मुनाफा कमाती है, फिर मामूली मुनाफा कमाती है, फिर वो क्या कमाती है, मामूली नुकसान उठाती है। मामूली नुकसान के अंदर हमने देखा था, आप बेशक पीछे देखिएगा, कि औसत मुतगय्यरा लागत का खत जो है और औसत मुतगय्यरा लागत के खत का मुख्तम हासिल उसका ममास बन जाए, तो अगर उससे भी इस कीमत गिरती है तो फिर तो वो अपनी किसी भी किस्म के मसारिफ नहीं पूरे कर रही, तो फिर तो कारोबार बंद ही करेगी। आप बस आप कहेंगे कि पस अरसे कलील में फर्म की कम से कम रसद उस कीमत पर होती है जब फर्म का मुख्ततम हासिल इसके मुतगय्यरा मसारिफ के खत का ममास बन जाए, और जैसे जैसे कीमत में इजाफा होती चली जाए तो फर्म की मिकदार रसद बढ़ती चली जाए, और फर्म का खत रसद जिसके मुख्ततम मसारिफ का वो हिस्सा होता है जो कि औसत मुतगय्यरा मसारिफ के पस्तरी नुक्ता से ऊपर वाक़या होता है, ठीक है। यहाँ पे ये कुछ आपको क्लियर होगा, कुछ बाकी जो है मैं आपको डायग्राम बनाती हूँ, फिर आपको ये बात जो है वो क्लियर हो जाएगी कि मैं क्या कहना चाह रही हूँ। ये देखिए, हमने अपना OX बनाया, इसके बाद हमने OY बनाया, इसके बाद देखिए मैंने आपको कहा कि ममास बन जाए जहां पे आपके औसत मुतगय्यरा, यानी आपने यहाँ पे मुख्तलिफ खतूत बनाने हैं, तकरीबन वो हम चारों की चारों जो हमने अरसे कलील के अलग-अलग बनाई थी ना, अब हम ना इनको तकरीबन इकट्ठे ही बनाते हैं। मार्ज रेवेन्यू 1 बन गई, ठीक है, ये एवरेज रेवेन्यू 2 बन गई, और ये मार्जिनल रेवेन्यू 2 बन गई, ये आपकी खाली प्राइस बन गई, ये P1 बन गई, ये आपकी P2 बन गई, और नीचे हम अपना बनाएंगे जो कारोबार बंद होने की सिचुएशन है, ठीक है, ये हमने नीचे बनानी है। ये हम सबसे एंड में कि अगर हमारी मिकदार जो है वो कीमत जो है वो गिर जाए, अगर ये नीचे आ जाए, यानी ये हमारा कम से कम है। अब देखें, अब यहाँ के ऊपर आपका होता है, हमने ज़ाहिर कितने खत बनाए थे अपने, एक बनाया था एवरेज वेरिएबल कॉस्ट का, ठीक है ना, एवरेज वेरिएबल कॉस्ट का, एक बनाया था हमने कौन सा, एवरेज कॉस्ट का खत, ये एवरेज कॉस्ट का, ये आपको जैसे पीछे वाले आपको क्लियर होंगे, ये देखें, ये वाले खत, ये वाला खत तो ना गैर मामूली मुनाफे वाला, यानी फर्म कम अज कम मामूली मुनाफा कमाना, ये देखें एवरेज कॉस्ट, जब एवरेज रेवेन्यू का ममास बना, ठीक है। इसके बाद जब ये एवरेज वेरिएबल कॉस्ट इसका ममास बना, यानी कम अज कम ये यहाँ पे ये कारोबार ये कारोबार में, यानी अगर इसके बाद भी कीमत गिरती है फिर तो वो कारोबार अपना उसको फौरी बंद कर देना चाहिए। ये यानी ये हमने ये वाली दो डायग्राम ये हमने यहाँ पे बनाई। अब हमें पता है कि हम लेते हैं कि फर्ज कीजिए हमने ये नुक्ता तवाज़ुन लिया, यहाँ से हमने इतनी क्वांटिटी पैदा की, ठीक है, फर्म ये, अब फर्म की चीज़ की कीमत बढ़ गई तो फर्म ऊपर चलेगी, यानी यहाँ के ऊपर तो वो मामूली नुकसान उठा रही है, यहाँ पे वो ऑब्वियसली किस पे जा रही है, मामूली मुनाफे में चली गई Q1 के ऊपर, ठीक है। इसके बाद अगर ऑब्वियसली वो मजीद ऊपर चली जाती है, एवरेज रेवेन्यू उसका एवरेज कॉस्ट से, ये देखें एवरेज कॉस्ट ऑब्वियसली उसका ये एवरेज कॉस्ट का ऊपर चला गया, ये जो है खत ये हमारा जो है ये ऑब्वियसली हमारा नीचे आ गया, तो यहाँ पे तो उसका क्या है, इंतहाई गैर मामूली मुनाफा, ये मिकदार, ये वो मिकदार बढ़ाती चली जाएगी जैसे जैसे उसकी कीमत बढ़ती चली जाएगी। लेकिन अगर उसकी कीमत गिरती है
اس کا یہ خط نیچے آتا ہے تو پھر وہ کہ کاروبار بند، یعنی یہ نہیں، یہ اس کا حصہ قابل قبول ہی نہیں ہوتا. E1 E2. اب یہ دیکھیں یہی جو ہم نے خط بنائے تھے نا E1 E2، جب ہم انہیں بنائے تو ہم دیکھیں یہی ہمارا کون سا خط بنتا ہے؟ مارجنل کاسٹ کا خط، نقطہ توازن. اس کا مطلب ہے کہ یہ شارٹ پیریڈ مارجنل کاسٹ کا خرف ہی ہمارا خط رصد کہلاتا ہے. یہی ہمارا کیا کہلاتا ہے؟ خط رصد کہتا ہے. آپ نے جب کہا نا کہ فرم کا خط رصد اس کے مختتم مصارف کا وہ حصہ ہوتا ہے جو کہ اوسط متغیرہ مصارف کے پستری نقطہ سے، اوسط متغیرہ مصارف کے پستری نقطہ سے اوپر واقع ہو. یہ یہاں پہ ہماری کلیئر ہو گئی بات. ٹھیک ہے، اب یہ دیکھیں، اب اگر آپ ڈایاگرام کو ڈیفائن کریں کہ ڈایاگرام کے مطابق او پی وہ کم سے کم قیمت ہے جس پر فرم کی مقدار رصد او کی ہے، نقطہ توازن پر ہے. اس نقطہ پر نہ صرف مختتم حاصل مختتم لاگت کے برابر ہے بلکہ مختتم لاگت کا خط ایم سی اوسط متغیرہ لاگت کے پستری نقطہ کو چھو کر گزر رہا ہے. یہ دیکھیں، یہ چھو کر گزر رہا ہے. اور مختتم حاصل کا خط ایم آر اس نقطہ پر اے بی سی کا مماس بھی بنا ہوا ہے. بس ہے کہ اس مقدار او کی پر فرم کے متغیرہ مصارف تو پورے ہوتے لیکن معینہ مصارف نہیں ہوتے، لہٰذا اسے کچھ نقصان برداشت کرنا پڑتا ہے. جب قیمت بڑھ کر او پی 1 ہو جاتی ہے تو فرم کا نقطہ توازن E1، اس پر مقدار رصد بھی بڑھ کر کیا ہو جاتی ہے؟ او کیو 2. دیکھیں قیمت بڑھی، مقدار رصد بھی اس نے بڑھا دی، او کی 1 پہ چلی گئی. اور جب قیمت میں مزید اضافہ ہوتا ہے، قیمت بڑھ کے او پی 2 ہوتی ہے تو فرم نقطہ توازن ای ڈیش کے اوپر متوازن چل جاتی ہے 2 پر، اور فرم کی مقدار بھی او کیو 2 ہو جاتی ہے. فرم کیا کمانے لگ جاتی ہے؟ غیر معمولی منافع. لیکن لاگت اس کی نیچے رہ گئی، حاصل اس کے اوپر چلے گئے. اس صورت میں اگر فرم کی قیمت او پی سے گر کر او پی 3 ہو جائے، گر کے نیچے آ جائے، تو فرم کاروبار بند کر دے، کیونکہ اس صورت میں معینہ مصارف کے علاوہ اس کے متغیرہ مصارف بھی نہیں پورے ہو رہے تھے. پس فرم کا سائیکلیل کا خط رصد مختتم لاگت کا وہ حصہ ہوتا ہے کہ جو کہ نقطہ ای سے اوپر واقع ہوتا ہے. جب ہم نے ان ڈایاگرام کے مختلف گوشواروں کو اکٹھا کیا، دیکھیں کیا بنی. او کے اوپر 0 پہ ہماری او قیمت ہماری کیا ہے؟ او پی 3 کے اوپر، او پی 3 کے اوپر ہماری کوئی مقدار رصد نہیں ہے، یعنی اتنی کم قیمت ہے او پی 3 کہ ہم اس پہ کوئی مقدار پیدا نہیں کر رہے. جب ہماری قیمت او پی ہوئی تو ہم مقدار او پی ہوئی تو ہم نے مقدار او کیو 1، پھر او پی 1 ہوئی تو ہم نے او کیو 1 کیا. جب ہماری قیمت او پی 2 ہوئی تو ہم نے مقدار او کیو 2 کیا. تو اس طرح باہمی ملاپ سے یہ خط ہم نے کہا جو کہ نیچے سے اوپر خط رصد بنا، جو کہ اوپر بائیں سے دائیں جانب چڑھتے ہوئے ایم سی کا وہ حصہ جو کہ نقطہ ای سے اوپر واقع ہے، اس کو ہم خط رصد کہتے ہیں. اس کو کہتے ہیں، یہ ہمارا خط رصد ہے. یہ والا پورشن، یہ جو پورشن بنا ہے ہمیں اس کو ہم خط رصد کہتے ہیں. یہ ہمارا عرصہ قلیل میں فرم کا خط رصد اخذ کرنا. اس کو بیٹا کل ہم کریں گے فرم کا عرصہ طویل کا خط رصد اخذ کرنا، لیکن ہمیں پہلے کلیئر ہونا چاہیے فرم کا عرصہ قلیل کا. آپ نے اس کو بہت اچھے سے پڑھنا ہے، بہت اچھے سے آپ نے اس کو یاد کرنا ہے. کیونکہ یہ اتنا ہمارا امپورٹنٹ ہے کہ میں آپ کو اس کو جو ہے وہ 3 لیکچرز میں اس کو کلیئر کروں گی. اس ٹاپک کو 2 لیکچرز میں بھی بلکہ آپ کے لیے یہ زیادہ ہو جائے گا. تو آج جو ہمارا ہے یہ صرف ہے، بے شک یہ چھوٹا لیکچر ہے لیکن یہ انتہائی امپورٹنٹ ہے، کیونکہ یہ چیز آپ کو کلیئر ہوگی تب آپ کو آگے سے ہوگا کہ رصد کیا ہوتی ہے، خط رصد کیا ہوتا ہے، کون سا حصہ ہے عرصہ قلیل کو کے ساتھ اس کو ڈیفائن کرو اور اس کو بہت اچھے سے یاد کرو، بہت اچھے سے پڑھو کہ یہ آپ کا کیا آتا ہے کیا نہیں ہوتا. ٹھیک ہے، اور آپ نے اس کا مجھے فیڈ بیک دینا ہے، اس کو مجھے کلیئر کرنا ہے کیسے نہیں ہے. ٹھیک ہے، چلیں جی انشاءاللہ تعالیٰ باقی لیکچر